नमस्ते। आज के इस खास चर्चा में हम सीधे प्राचीन भारत की राजनीति और कूटनीति की दुनिया में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कौटिल्य के मशहूर अर्थशास्त्र की। अब देखिए, ये सिर्फ एक आम सी किताब नहीं है, ये पूरे के पूरे एक साम्राज्य को चलाने का मास्टर प्लान है। पर आज हम इसे एक अलग नजरिए से देखेंगे। पूरी किताब को पन्ने दर पन्ने पलटने के बजाय हम इसके अलग अलग अध्याय 12 यानी चैप्टर 12 पर फोकस करेंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? पर यकीन मानिए, इसी तरीके से हम इसके सबसे पेचीदा सिद्धांतों को कुछ बहुत ही आसान और मजेदार उदाहरणों से समझ पाएंगे। अब ये ग्रंथ असल में है कितना बड़ा, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि पूरे अर्थशास्त्र को 15 अलग अलग बुक्स या खंडों में बांटा गया है। हर बुक प्रशासन के एक बिल्कुल नए पहलू को खोलकर रख देती है। और मजे की बात यह है, क्योंकि इसमें 15 किताबें हैं, तो हमारे पास खंगालने के लिए एक नहीं बल्कि कई सारे अध्याय 12 मौजूद हैं। ये अलग अलग चैप्टर्स हमें एकदम करीब से दिखाते हैं कि प्राचीन भारत में एक राजा को एक ही वक्त पर किन किन मोर्चों पर दिमाग लगाना पड़ता था। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे बुक 1 के भटकते हुए जासूसों से, फिर चलेंगे बुक 3 की तरफ जहां बात होगी खोई हुई धरोहर या डिपॉजिट्स की। उसके बाद हम रुख करेंगे बुक 7 का, जो रणनीतिक किलेबंदी के बारे में है। और आखिर में इस पूरी प्राचीन कूटनीति या स्टेट क्राफ्ट का एक बढ़िया सा सारांश निकालेंगे, यानी जासूसी, कानून और जियोपॉलिटिक्स का पूरा पैकेज। ठीक है, तो बिना देर किए सीधे चलते हैं हमारी पहली पुस्तक पर, जो है वॉन्डरिंग स्पाइज यानी भटकते हुए जासूस। अब सोचिए, उस जमाने में एक खुफिया नेटवर्क यानी इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे काम करती होगी। कौटिल्य का तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल और सच कहूं तो थोड़ा हैरान करने वाला था। इसे एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक अनाथ बच्चा है जिसकी जिम्मेदारी राज्य ने ले ली है। तो प्रक्रिया क्या थी? पहला, राज्य उसे खाना और छत देगा। दूसरा, उसे जादू टोना और हस्तरेखा विज्ञान यानी पामिस्ट्री जैसी चीजें सिखाई जाएंगी ताकि लोग उस पर आसानी से भरोसा कर लें। और तीसरा, उसे एक सहपाठी जासूस बनाकर समाज में छोड़ दिया जाएगा ताकि वो खुफिया जानकारी ला सके। मतलब जो राज्य पर पूरी तरह आश्रित है, वही राज्य का सबसे खुफिया और वफादार हथियार बन जाता था। और ये कोई हवाई बात नहीं है। अर्थशास्त्र में साफ साफ लिखा है, वे अनाथ जिन्हें राज्य द्वारा पाला पोसा जाता है और जिन्हें विज्ञान या हस्तरेखा विद्या सिखाई जाती है, वे सहपाठी जासूस हैं। देखिए, ये नजरिया बताता है कि कैसे समाज के सबसे कमजोर तबके को भी राज्य की सुरक्षा के लिए एक बेहतरीन एसेट बना दिया जाता था। इसे कहते हैं एकदम ठंडी और प्रैक्टिकल सोच, जहां भावनाओं से ज्यादा राज्य का फायदा मायने रखता है। चलिए अब जरा गियर बदलते हैं और बुक 3 लॉस्ट डिपॉजिट्स की तरफ चलते हैं। जासूसों की रहस्यमयी दुनिया से निकलकर अब बात करते हैं व्यापार और बैंकिंग के पुराने कानूनों की। यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है कि मान लीजिए कोई आपदा आ गई, तो उसमें खोई हुई जमा राशि या सामान का नुकसान कौन भरेगा? एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक व्यापारी है, वो अपना कोई बहुत कीमती सामान किसी भरोसेमंद इंसान के पास गिरवी या सुरक्षित रखवाकर चला जाता है। अचानक उस गांव में कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा आ जाती है और वो सारा सामान बर्बाद हो जाता है। अब बताइए, जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या उस इंसान को अपनी जेब से नुकसान भरना पड़ेगा या व्यापारी को अपना नुकसान खुद सहना होगा? ऐसे मामलों में कौटिल्य के नियम एकदम क्रिस्टल क्लियर और बहुत लॉजिकल हैं। कुछ खास हालात ऐसे होते हैं जहां आप अपना सामान वापस नहीं मांग सकते, जैसे कि अगर दुश्मनों ने हमला करके सब तबाह कर दिया हो, या कोई भयंकर आग लग गई हो, अचानक बाढ़ आ गई हो, या फिर समुद्री लुटेरों ने जहाज डुबो दिया हो। देखिए, पुराने जमाने में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था। अगर नुकसान किसी ऐसे भारी कारण से हुआ है जिस पर इंसान का कोई बस ही नहीं चलता, तो भाई ऐसे में आप मुआवजे की मांग नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही निष्पक्ष और असलियत को समझने वाला नियम था। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है और यहां ये 12 नंबर बहुत अहम हो जाता है। अगर जिस इंसान के पास वो कीमती सामान रखा गया था, उसने बिना बताए उस सामान का इस्तेमाल अपने खुद के मजे के लिए कर लिया, तो फिर कानून एकदम सख्त हो जाता है। ऐसे स्वार्थी काम के लिए उसे 12 पन्ना का जुर्माना देना होगा। पन्ना उस जमाने की करेंसी हुआ करती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, नुकसान का पूरा मुआवजा भी भरना पड़ेगा। मतलब प्राकृतिक आपदा है तो पूरी छूट, लेकिन अगर नीयत में खोट है या अमानत में खयानत की तो फिर कोई माफी नहीं। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी दिलचस्प विषय की ओर। 7वीं पुस्तक का 12वां अध्याय, रणनीतिक किलेबंदी। यहां हम आम कानूनों को पीछे छोड़कर दो राजाओं के बीच होने वाले बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल दांवपेच और युद्ध की रणनीतियों को समझेंगे। यहां कौटिल्य ने 2 तरह के कामों की बहुत ही शानदार तुलना की है। एक तरफ है स्टैग्नेंट वर्क
या स्थिर कार्य, जहां आप जितनी मेहनत और पैसा लगाते हैं आपको बस उतना ही रिजल्ट मिलता है। दूसरी तरफ है ओवररीचिंग वर्क या अतिरेक कार्य, जहां मेहनत और पैसा कम लगता है लेकिन फायदा कहीं ज्यादा होता है। चलिए इसे दो राजाओं के आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो राजाओं के बीच एक संधि हुई है कि दोनों अपने अपने किले बनाएंगे। अब जो राजा दिमाग लगाकर कम मजदूरों और कम खर्च में एक ऐसा किला खड़ा कर दे जिसे कोई भेद ना सके, तो समझ लीजिए उसने दूसरे राजा को चालाकी से मात दे दी है। यही तो है असली जियोपॉलिटिक्स। इस पर कौटिल्य का सीधा सा फरमान है। वो लिखते हैं, दोनों राजाओं में से जो भी कम श्रम और खर्च के साथ एक अभेद्य किला बना लेता है वो दूसरे पर हावी हो जाता है। ये लाइन हमें बताती है कि प्राचीन समय में संधियां या ट्रीटीज किस तरह की होती थी। हर कदम, हर चाल पूरी तरह नपी-तुली होती थी। कोई भी संधि सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए नहीं होती थी, बल्कि उसका एक ही मकसद होता था, दूसरे को पछाड़ना और खुद को ताकतवर बनाना। तो चलिए, जासूसी, नागरिक कानून और किलेबंदी, इन तीनों अलग अलग रास्तों से गुजरने के बाद अब हम इस पूरी चर्चा के सार यानी प्राचीन राज्य शिल्प के सारांश पर आते हैं। अगर इन सारे 12वें अध्यायों को एक साथ रखकर देखें तो कौटिल्य का प्रैग्मैटिज्म यानी व्यवहारिकतावाद एकदम साफ नजर आता है। ये एक ऐसा गजब का ऑर्गेनाइज समाज था जहां जासूसी हो, कानून हो या फिर युद्ध, हर एक चीज की बड़ी बारीकी से कैलकुलेशन की जाती थी ताकि राज्य को सबसे ज्यादा फायदा मिल सके। चाहे वो अनाथ बच्चों को जासूस बनाना हो, डूबे हुए जहाजों के लिए निष्पक्ष कानून तय करना हो या फिर किसी संधि की आड़ में दूसरे राजा को धोखा देना हो, हर एक एक्शन के पीछे राज्य को नंबर 1 बनाए रखने की एक सोची समझी गणित थी। यहां भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी, सब कुछ तर्क और फायदे पर टिका था। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या एक राज्य के सबसे बड़े फायदे के लिए हमेशा ऐसी ही निर्मम और कड़क कैलकुलेशन जरूरी होती हैं? जरा सोच कर देखिए। प्राचीन राजनीति का ये जो ठंडा, तार्किक और शानदार ब्लूप्रिंट हमने आज देखा, क्या आज की आधुनिक दुनिया की राजनीति भी वैसी ही नहीं है? सदियां बीत गई हैं, राजा बदल गए, साम्राज्य बदल गए, लेकिन क्या सत्ता का असली खेल आज भी उन्हीं पुराने उसूलों पर नहीं खेला जा रहा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इस गहरी और दिलचस्प चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।